हेलो फ्रेंड्स, समान विज्ञान घटना चक्र फिजिक्स चैप्टर का पार्ट 3 बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 67वीं या आने वाली 68वीं बिहार सचिवालय एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इस पर फटाफट रिवीजन चल रहा है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है, इसमें सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है कल हो चुका था ये, और आज ये यांत्रिकी है, ठीक है। आज जो चैप्टर चलेगा वो ये यांत्रिकी का चलेगा। चलिए, इसमें थोड़ा सा क्या है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे देखिए, ये सब भी याद कर लीजिएगा, भार क्या है और द्रव्यमान क्या है, ठीक है। देखिए, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भार किसको बोलते हैं? भार बोलते हैं किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, मान लीजिए कि एक 50 केजी का पक्कल है, ठीक है। 50 केजी का क्या है, एक पक्कल है। तो ये पक्कल क्या है, ये जो 50 केजी है ना, वो रखा हुआ है, यानी आकर्षण के कारण तो रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के कारण तो रखा हुआ है। तो इसमें क्या करे कि पृथ्वी जो है ना, वो जो वस्तु है, जो पक्कल है, उसको खींच रही है ना। तो इसका जो वजन यहाँ पे है 50 केजी है, यानी ये इसका भार, वस्तु का भार पूछा जाए तो कितना हो गया, 50 केजी हो गया, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि जो भार जो है चेंजिंग होता है, यानी पृथ्वी पर अगर इसका वजन 50 केजी है, ठीक है, तो अगर ये चंद्रमा पर पूछा जाए कि इसका वजन कितना होगा, तो याद रखिएगा जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। यानी या इसका वजन यहाँ 50 है तो वहाँ पे इसका वजन कितना हो जाएगा, 50/6 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी भार चेंज होता है। द्रव्यमान की बात करें तो देखिए, द्रव्यमान क्या है, किसी भी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, है ना, किसी भी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान जो है वस्तु में ही रहता है, द्रव्यमान क्या है, वस्तु में ही रहता है, और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। भार चेंज होता है लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भार बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg, क्या होता है, mg, यानी मास गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। द्रव्यमान, भार क्या है, भार हो जाएगा आपको सदिश राशि, लेकिन द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान है आपको अदिश राशि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको करवा देता हूँ, इसे मैं पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, भार और द्रव्यमान में कुछ अंतर है, तो इसमें ये भी याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी का आकर्षण बल, ये भार क्या है कि पृथ्वी का आकर्षण बल इसमें लगता है, द्रव्यमान वस्तु या पदार्थ के परिमाण होता है ये, यानी कि द्रव्यमान में क्या होता है कि सिर्फ परिमाण इसमें होता है, ठीक है। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। भार क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जो भार जो है चेंज होते रहता है अलग अलग स्थान पर, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दूरी और विस्थापन के बारे में, तो दूरी और विस्थापन तो समझते हैं, है ना। एक बात इसमें याद रखिएगा, विस्थापन जो है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, यानी कि विस्थापन तीनों हो सकता है। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है ना। अब यहाँ पे देखिए, विस्थापन बराबर क्या, विस्थापन जो है यहाँ पे देखिए, चाल और वेग, तो चाल बराबर जानते हैं, यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या होता है, चले गए दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, है ना। वेग बराबर होता है विस्थापन, यानी बोल सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग बोलते हैं। चाल भी एक अदिश राशि है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। चाल और वेग में अंतर क्या है कि चाल में केवल परिमाण होता है ना, क्या होता है, केवल परिमाण, यानी परिमाण, इसमें दिशा नहीं होता है ना।
दिशा की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फिक्स दिशा। अगर यहाँ से कोई वस्तु है, अगर ये आदमी यहाँ पे ए से बी तक अगर जाना है तो यहाँ से इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है। अगर दूरी की बात मैं कर रहा हूँ तो ऐसे भी जा सकता है। यानी दूरी में दिशा की ज़रूरत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। और लेकिन वेग में फिक्स होता है वो। चलिए, त्वरण क्या है? तो ये त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है, ठीक है। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। ऐसे मेरा इस बार वीडियो बना हुआ है, न्यूटन की गति का नियम, वेग त्वरण क्या है, जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूटन के बारे में जानते हैं कि इसका जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है ना। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोला जाता है ना। चलिए, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो पहला नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम से क्या मिलता है ये याद रखिएगा कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसे क्या मिलता है? तो पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है, दूसरा नियम से मिलता है बल का व्यंजक, ए बराबर इमेज होता है, ठीक है। इसका मात्रक बल का न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक को क्या बोलते हैं? डायन बोलते हैं, है ना। सीजीएस मात्रक को डायन बोलते हैं। एक संवेग है, तो संवेग क्या होता है? देख लीजिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान यानी एम और वेग मतलब भी, इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। इसको पी से डिनोट करते हैं, यानी पी बराबर होता है एम बी। और ये भी कौन सी राशि? संवेग एक सदिश राशि है। इसका द्रव्यमान अगर इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एम द्रव्यमान हो गया तो द्रव्यमान का होता है केजी और भी का होता है मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये संवेग का मात्रक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। संवेग एक सदिश राशि जानते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। और ये ध्यान देना है कि संवेग में परिवर्तन की जो समय है ये किस न्यूटन के किस नियम से इसको जाना जाता है? तो न्यूटन का दूसरा नियम इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन को दूसरा नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर में आ गया आपको। उसके बाद कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, है ना। और यानी कि इसको बोल सकते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस, यानी एफ बल हो गया, बल का मात्रक न्यूटन और इसका समय का सेकंड न्यूटन सेकंड। बोल सकते हैं कार्य के मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। और इसी न्यूटन सेकंड को जूल भी बोला जाता है, इसीलिए याद रखिएगा कि कार्य का मात्रक जूल होता है या न्यूटन सेकंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं शक्ति है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? ये याद रखिएगा कि एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, पूछा जाता है, ठीक है। शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय को शक्ति बोलते हैं, यानी कार्य बटा समय। पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी, है ना। पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल, यानी और इसका मात्रक होता है क्या? समय, यानी सेकेंड, जूल पर सेकेंड। यानी कार्य का शक्ति का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, या फिर जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाट। तो ये भी याद रखिएगा, जूल पर सेकेंड या वाट होता है शक्ति का मात्रक, है ना। चलिए, और एक है शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ऊर्जा के बारे में देख लीजिए। ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और कार्य करने की दर बोलेगा उसको शक्ति बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है ये भी देख लीजिए। किसी पिन को यांत्रिक, है ना, कार्य करने की जो क्षमता प्रदान करती है उसको यांत्रिक बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों आता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों होता है। अब गतिज ऊर्जा क्या है वो देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। एम द्रव्यमान, बी यहाँ पे क्या हो गया? वेग हो गया, ठीक है। गतिज ऊर्जा का ऐसे मात्रक यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, mgh। क्या बोलते हैं? mgh। एम द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच ऊंचाई हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी स्मॉल जी का मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप जाकर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पे सब बताया गया है। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? फटाफट रिवीजन करिए, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, या जड़त्व का नियम, या संवेग संरक्षण का नियम, या ऊर्ध्वाधर गति का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन की गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। चलिए,
दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा में कह रहा है क्या आपको कि संधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। जो संधारण यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है, कम काम करने में काम करता है, कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। देखिए संधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री एग्जाम में 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब पूछा ही हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, ठीक है। यदि वह गहरी सांस लेता है अंदर से तो तराजू का जो रीडिंग है वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, क्या हो सकता है। तो देखिए एक कोई व्यक्ति है तराजू पर खड़ा है, अगर गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 3 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 है। यहाँ पे कह रहा है वॉशिंग मशीन का सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण या अपवहन या उत्क्रमण या विसरण। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपकेंद्रण पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए 4 के बाद देख लीजिए 5 में है कि प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली के काम क्या है, यानी प्रक्षालन मशीन, ये आपको अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण, इसका भी आंसर सही है। 5 के बाद चलिए 6 में आते हैं, तो 6 से तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, है ना। चलिए क्या आ गया, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, दिक्कत है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 में, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 6 में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है यार, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है ना, कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आपको विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपको विस्थापन है, और बी में क्या है, बी में आपको वेग है, सी में बल है, और डी में क्या है, डी में आयतन है। तो देख लीजिए विस्थापन सदिश राशि के बारे में क्या होता है, सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं, यानी वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको अदिश राशि बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कहने का मतलब अदिश राशि है ना। तो कौन सी अदिश राशि है, तो देखिए विस्थापन आपको सदिश है, बल सदिश है, वेग सदिश है, आयतन क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। तो आप देख सकते हैं इसमें सदिश राशि कौन है, संवेग, दाब, कार्य और क्या है, ऊर्जा, है ना। तो इसमें आपको एक सदिश राशि के रूप में कौन हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, समय, विस्थापन, चाल, दूरी। तो इसमें कौन हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या मिलता है। तो संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान मिलेगा। आप कैसे मिलेगा वो देख लीजिए, इसमें रटना नहीं है। संवेग और वेग के अनुपात को बोल रहा ना, तो संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम भी, पी बराबर क्या होता है, एम भी। और इसमें कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, तो पी गुणे वेग बराबर यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी है पी बराबर एम भी, है ना। ये दोनों को गुणनफल को क्या बोलते हैं, बी से भी कट गया तो पी के मान क्या बचा, एम, यानी द्रव्यमान। यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, कि ये दोनों के परिमाण के बाद क्या मिलता है, द्रव्यमान मिलता है। 9 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बल गुणनफल है, यानी बल किसके गुणनफल है। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है एम ए, यानी मास गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 10 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नंबर क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। 11 में कह रहा है आपको कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं अगर समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप ज्ञात करना है।
यहाँ से देखिए, घन के आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। मान लेते हैं भुजा x है तो x के क्यू हो जाएगा, है ना। घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा x माने थे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से और ये 3 है तो कट गया, यानी x बराबर कितना बचा, 6। तो घन की भुजा बराबर क्या बचा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है, क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। यही तो पढ़े हैं कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना विनाश होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज, गतिज, वैद्युत और स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवा चलती है ना, वो थोड़ी रुकती है, तो केवल गतिज हो जाएगा, इसमें स्थिरता आता है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 13 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, विंड पावर में ऊर्जा कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो विंड पावर यानी हवा, यानी कि ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विंड पावर, याद रखिएगा, है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर है, और 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, यानी पहले से रुकी हुई थी, है कि नहीं, और जैसे ही चलना आरंभ करती है तो बैठे हुए यात्री किधर जाएगा, आगे के पीछे, तो पीछे जाएगा, तो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो आप देख सकते हैं कि पहले ट्रेन क्या रुकी हुई थी, चल रही थी, तो ट्रेन तो भैया रुकी हुई थी। अब जो ट्रेन रुकी हुई थी तो आपको स्थिरता का जड़त्व होगा या गति का जड़त्व होगा या जड़त्व का घूर्णन होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए स्थिरता का जड़त्व होगा, चूंकि स्थिर थी। ऑप्शन नंबर ए 15 का हो जाएगा। 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है इसमें क्या, कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ। अब घर्षणहीन पृष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जहाँ घर्षण है ही नहीं, है ना, और घर्षणहीन पर खड़ा है, ये तो आपको पहले पता होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, घर्षणहीन पर खड़ा है, एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। एक व्यक्ति सीटी बजाने से क्या होता है ठीक है, सीटी बजाने से अपने गति को गति में ला सकता है। क्या ये सही है? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी पर से गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया, है ना, तो यानी घर्षण है ही नहीं, घर्षणहीन हो गया, यानी घर्षण जहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे घर्षण नहीं है तो क्या वस्तु स्थिर रहेगा। अगर जहाँ पे घर्षण है ही नहीं तो वस्तु स्थिर कैसे रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं काम कर रहा है ना। तो यानी कहने के मतलब यहाँ पे हुआ कि वो गति में तो ऑलरेडी है, घर्षणहीन है, तो घर्षण के कारण तो हम लोग चलते हैं, कोई वस्तु रखा हुआ है तो घर्षण के कारण रखा हुआ है वो, है ना, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। तो घर्षण यानी इसमें हीन है, यानी कि वो व्यक्ति ऑलरेडी क्या है, वो गति में, तो ये तो सही हो जाएगा। और क्या है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाहर बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसका यदि किसी तंत्र पर कोई बाहर बल क्रियाशील नहीं है, मान लिया एक टेबल है, उस पर बुक रखा हुआ है, इस पर कोई बाहर बल लगा हुआ है ही नहीं, बाहर बल अगर नहीं लगाया जाए तो क्या ये बुक जो रखा हुआ है ऊपर टेबल पर, ये इसका संवेग परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक इसमें बाहरी बल लगाएगा नहीं तब तक ये चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, नहीं होगा। यानी ये भी सही है, यानी एच भी सही है और आर भी सही है। यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सही है, सही तो है, पर यहाँ पे कह रहा है आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अब आर ए में यहाँ पे तुलना हो रहा है क्या, ये घर्षण के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब तक कोई वस्तु बाहर बल लगाएंगे नहीं तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आए। 17 में कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। आप सोचिए आप कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। क्या बर्फ सड़क से सख्त होती है, बर्फ जो है सड़क से मजबूत होती है, या फिर सड़क जो है बर्फ से मजबूत होती है, इस कारण क्या नहीं चल पाता है। या फिर सी में यहाँ पे कह रहा है आपको, यहाँ पे जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। डी में कि बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है, सही है, बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 18 में कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, समझिएगा क्वेश्चन को, है ना। भरी हुई गाड़ी को चलाने में, अगर गाड़ी भरी हुई है तो चलाने में क्या होता है, चलायमान रखने के लिए, मतलब गति में रखने के लिए
आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है ना। तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन नंबर बी में प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। सी में एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। या डी में अभ्यास से क्या है, डी में अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। इसका देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद उसका ऑलरेडी घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे गति बढ़ेगा ना तो उसका घर्षण कम होता रहता है, और गाड़ी रुकेगी तो घर्षण ज़्यादा रखेगा। ठीक है, सही इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, है ना, और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। बनाइए इसको, नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो मान लीजिए कि मनुष्य का द्रव्यमान x है ना, x किलोग्राम मान लेते हैं, और इसका मान लेते हैं ये हो गया किसका, ये हो गया मनुष्य का यानी मानव का हो गया, है ना। और नाव का मान लेते हैं y, नाव का क्या मान लेते हैं y। अब यहाँ पे देखिए, यदि मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा, है ना, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा। जब कूद गया तो संवेग तो ऑलरेडी दोनों को 0 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर mv होता है, यानी कि x गुने क्या हो जाएगा, कितना चाल से कूदा, ये 5 मीटर तो 5x हो जाएगा, है ना, माइनस नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, अगर वो कूदा तो ये पीछे आ गया, है ना, तो माइनस यहाँ पे लगेगा ना, अगर वो साथ में ज़्यादा तो प्लस होता है। तो 5x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका द्रव्यमान y और चाल कितना 0.5, यानी लिख सकते हैं 0.5y बराबर दोनों का संवेग 0 हो गया। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 5x बराबर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5y होगा ना। अब ये पॉइंट टूटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, जाहिर सी बात है 5 से 5 कट गया, यानी x बट्टा वाई बराबर क्या हो गया 1/10। सिंपल सी बात है यार, है ना। तो इसमें क्या क्या आ रहा है कि नाव का जो द्रव्यमान है मनुष्य का द्रव्यमान का कितना गुना है, तो मनुष्य का द्रव्यमान 1 है और नाव का 10 है, तो मनुष्य का द्रव्यमान का कितना गुना हो जाएगा नाव का, तो y बराबर कितना 10 यानी 10 गुना हो जाएगा। समझे, नहीं समझे तो फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी 19 का सही होगा, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर में कह रहा है, एक ट्रक, कार और मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। एक ट्रक और एक कार और एक मोटर साइकिल, ठीक है, तो ये तीनों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है, मतलब समान गति से जा रही है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः आपस में क्या हो सकते हैं, x बड़ा होगा, y बड़ा होगा, z बड़ा, मतलब कौन ज़्यादा होगा। तो जिसका गतिज ऊर्जा समान है और समान अवरोधक बल लगा रहा है तो तीनों ये बराबर होगा, x बराबर y बराबर z। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कर रहा है, दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं का अनुपात दे दिया है और उनका वेग का अनुपात निकाला है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ना, हाफ mv², क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। तो ये दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, हाफ mv², और इतना बराबर दे दिया है गतिज कितना 4/9। अब इसमें हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, v1 और v2 इसको कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 9 है तो v² है तो यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा, ये v2 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 21 का। 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे 22 कहाँ गया, तो 22 इधर है। 22 में कर रहा है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति है वो कार में है और विरामावस्था में बैठा हुआ है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे हैं, मतलब सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर जो बल लग रहा आ रहा है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो आगे वाला पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्येक पर बोल रहा है प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, यह r से अधिक होगा, यह r से कम होगा, यह r के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ मतलब कि वो पदार्थ पर निर्भर करेगा, है ना। तो जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो आगे वाला पहिया में प्रत्येक पर जो प्रतिक्रिया होगा उसमें क्या हो सकता है, मतलब पीछे की अपेक्षा क्या हो सकता है, r से अधिक होगा या r से कम होगा, उसमें क्या बल लग सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, r से अधिक होगा, है ना, आगे वाला पहिया पर। इसका याद रखिएगा, 22 का बी दे रहा है ना, यानी कि ये r से क्या होगा, ये कम होगा, आगे वाला पहिया है ना,
आगे वाला पहिया, एक से यहाँ पे किसी वस्तु में गति घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है स्थैतिक घर्षण से। अच्छा, वो जो गति का जो घर्षण है उस समान में स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सही है। आगे वाला पहिया पर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये बी होगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 के बाद आते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में कह रहा है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है ना। एक समान त्वरण का मतलब समझ रहा है ना, वेग उसका क्या होगा, 0, है ना। तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ है वो क्या हो सकता है, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी में क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि परवलयीय वक्र का आकार लेगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक तेल अंशतः भरा हुआ है, तेल का एक टैंकर है और समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण का मतलब वेग 0 हो गया, कुछ नहीं करना है, वेग उसका ऑलरेडी 0 है ना गाड़ी का। तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ होगा वो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, 24 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, है ना, एक वृत्ताकार पथ है और तीक्ष्ण मतलब अधिक चाल से चल रहा है वो, है ना। तो 4 पहिए वाला वाहन जो है क्या हो सकता है, अगर इस पर ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो क्या हो सकता है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। अगर उलटने की कोशिश करेगा तो इस जाहिर सी बात है अंदर तो पलटेगा नहीं, बाहरी पर, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है अंदर के पहिए पर उल्टेगा, ये गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा। अब फिसलने की बात रह गया, तो जब बाहर उल्टेगा तो फिसलेगा कहाँ, जब घूम रहा है इस तरह से तो बाहर की ओर ना ये फिसलेगा, तो ये भी सही है, 3 इसका सही हो जाएगा। अंदर की तरफ फिसलेगा, नो, अंदर की तरफ नहीं फिसलेगा, यानी 1 और 3 जो है सही है। तो 1 और 3 देखिए ए बी सी डी किस में है, तो ए में है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला क्या है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं त्वरण क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू आई टी, है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 25 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर और है क्या इसमें, चलिए नहीं है। तो ये जो है फिजिक्स का जो पार्ट तीसरा था वो समाप्त हो चुका है, और कल जो होने वाला है वो चौथा है। उसमें क्या है, गुरुत्व के अधीन गति है। इसको पढ़ के आप लोग आइएगा और कितना मारिएगा वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फटाफट रिवीजन के दोस्तों, चलिए ठीक है।